हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, यानी कि डीएनए की द्विकुंडली संरचना। ठीक है, डीएनए की द्विकुंडली संरचना को समझने से पहले हम समझते हैं कि डीएनए क्या होता है। मैं डीएनए के बारे में आपको अपनी दो चार लास्ट वीडियो है उसमें ही मैं इसके बारे में डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, लेकिन आज हम दोबारा आपको बताएंगे डीएनए। डीएनए का मीन्स है, डीएनए की फुल फॉर्म है डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। अब बात आती है कि डीएनए पाया कहां जाता है। ठीक है, तो डीएनए हमारा पाया जाता है हमारे शरीर की सबसे सूक्ष्मतम इकाई या स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ बॉडी, जिसको हम क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। ठीक, यानी कि कोशिका। अब कोशिका, जैसा कि मैंने आपको बताया, हमारे शरीर की सबसे सूक्ष्मतम इकाई जिसको हम कहते हैं, और हमारा संपूर्ण शरीर ही किसका बना हुआ होता है, कोशिकाओं का बना हुआ होता है। ठीक है, कोशिका हम मान लेते हैं ये हमारी क्या है, एक एनिमल सेल। ठीक है, अब एनिमल सेल में आपको पता है कि बीचों बीच में क्या पाया जाता है, या साइड से न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस पाया जाता है। न्यूक्लियस को अगर हम निकाल के देखेंगे तो न्यूक्लियस हमारा कुछ इस प्रकार का होता है, जिसमें एक धागे जैसी संरचना पाई जाती है। इन धागे जैसी संरचनाओं को हम कहते हैं क्रोमैटिन या क्रोमोसोम। ठीक, और क्रोमोसोम को हम हिंदी में कहते हैं गुणसूत्र। क्या कहते हैं, गुणसूत्र। ठीक है, अब हमें यह पता चल गया कि हमारा जो डीएनए है वो किसके ऊपर पाया जाता है, कोशिका में पाए जाने वाले, तो मतलब कोशिका का जो मुख्य पार्ट होता है या मुख्य अंग होता है, केंद्रक के मध्य में, केंद्रक के अंदर जो पाए जाते हैं क्या, क्रोमोसोम, गुणसूत्र, उनके ऊपर हमारा क्या पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है। ठीक है, एक बार दोबारा समझ लिए, हमारे कोशिका के केंद्रक में एक धागे जैसी संरचना पाई जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, क्रोमैटिन या क्रोमोसोम या गुणसूत्र। ठीक है, इन गुणसूत्र के अंदर डीएनए पाया जाता है। ठीक है, या यूं कह लीजिए डीएनए गुणसूत्र के ऊपर पाया जाता है, क्रोमोसोम के ऊपर पाया जाता है। ठीक है, अब डीएनए का कार्य क्या है, डीएनए का कार्य है, मुख्य कार्य डीएनए का है कि हमारे जितने भी आनुवंशिक गुण होते हैं, आनुवंशिक गुण का मतलब क्या है, जो भी हमारे माता पिता या हमारे दादा दादी के जो गुण होते हैं वो हमारे अंदर क्या करना है, ट्रांसफर करना है, या एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या करना है, स्थानांतरण करना है हमारे आनुवंशिक लक्षणों को। अब आपको ये पता चल गया कि डीएनए कहां पाया जाता है और डीएनए का कार्य क्या होता है, डीएनए का फुल फॉर्म भी पता चल गया। अब हम पता करते हैं कि डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए जो दिया था वो दिया था जेम्स डी वाटसन एंड फ्रांसिस एच क्रिक। सन 1953 में जेम्स डी वाटसन तथा फ्रांसिस एच क्रिक ने डीएनए की थ्री डायमेंशनल संरचना का क्या किया, मॉडल प्रस्तुत किया, जिसके कारण 1962 में वाटसन, क्रिक एंड विल्किंस को नोबेल पुरस्कार दिया गया। इनमें इस खोज में इन दोनों की विल्किंस ने भी कुछ सहायता करी, इसलिए इनको भी सम्मिलित रूप से क्या मिला, नोबेल प्राइज मिला। ठीक है, अब मैंने इस पूरे टॉपिक को 5 पॉइंट्स में डिवाइड किया है, आप चाहें तो इनके और भी पॉइंट्स बना सकते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट है इसका, डीएनए एक द्विकुंडलीय संरचना है जिसमें दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड्स के द्वारा जुड़ी रहती हैं। डीएनए एक द्विकुंडलीय संरचना है जिसमें दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, ठीक है, मतलब एक चेन द्विकुंडलीय, मतलब एक चेन ये वाली और एक चेन ये वाली, दो दो का मतलब समझ में आ गया, एक चेन ये वाली एक चेन ये वाली, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। अब इसमें पॉलीन्यूक्लियोटाइड को समझने से पहले हम समझते हैं कि न्यूक्लियोटाइड क्या होता है। ठीक है, तो न्यूक्लियोटाइड में एक हमारा शर्करा प्लस नाइट्रोजनी क्षार
नाइट्रोजनी क्षार प्लस फॉस्फोरिक अम्ल, ठीक है, इन तीनों को मिलाकर हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोटाइड। ठीक, इन तीनों को सम्मिलित रूप से हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोटाइड। अब इसमें जो पॉली आया, हम किसी भी शब्द के आगे अगर हम पॉली लगा देंगे तो उसकी बहुत सारी संख्याओं को डिनोट करता है पॉली शब्द। ठीक है, जैसे एक न्यूक्लियोटाइड, अगर मैं इस लड़ को निकालूं, ये जो लड़ है हमारी, इसको अलग करें, ये जो पूरी है यहां से, मतलब जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड जहां जुड़ रहे हैं, ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा एक पार्ट इधर है एक पार्ट इधर है, तो ये जो है पॉलीन्यूक्लियोटाइड, मतलब अगर मैं एक न्यूक्लियोटाइड बात करूं तो ये पूरा क्या है, एक न्यूक्लियोटाइड, ये पूरा क्या है, एक न्यूक्लियोटाइड, ये पूरा क्या है, एक न्यूक्लियोटाइड। ठीक, जो एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से क्या हुआ है, हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ है, तो ये जो पूरी है कितने सारे न्यूक्लियोटाइड्स है, तो इसीलिए हम इसको कहते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। ठीक, आगे बढ़ते हैं, जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड्स के द्वारा जुड़ा रहता है। ठीक है, ये जो बॉन्ड्स है, ये कौन से बॉन्ड्स है, हाइड्रोजन बॉन्ड। अगला पॉइंट है, एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में शुगर के कार्बन की दिशा 5' to 3' तथा दूसरे में 3' to 5' होती है। मतलब क्या है इसमें कि एक जो लड़ की दिशा है, यानी कि एक चेन की दिशा कितनी कैसी होती है, 5' to 3', दूसरे की क्या होती है, 3' to 5', मतलब एक दूसरे के ये चेन क्या होती है, एंटी पैरेलल या प्रति समांतर होती है। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कि एक रस्सी होती है, अगर हम उस रस्सी को खोलें तो उसमें इस प्रकार की ऐंठन जैसी संरचना पड़ जाती है। ठीक है, वही संरचना किसकी होती है, हमारे डीएनए की होती है। ठीक है, अगला पॉइंट है, दोनों चेन्स का निर्माण फॉस्फेट, दोनों चेन का निर्माण फॉस्फेट एवं शुगर के अनेक अणुओं के मिलने से होता है। मतलब दोनों चेन का निर्माण किसके अणुओं से मिलकर होता है, एक तो फॉस्फेट और शुगर। अब इसमें एक चीज मैंने आपको समझाई, शर्करा, नाइट्रोजनी क्षार और फॉस्फोरिक अम्ल। ठीक है, तो फॉस्फोरिक अम्ल को हम किससे डिनोट करते हैं, पी से। शर्करा जो हमारी होती है, इसमें होती है पेंटोज शुगर। ठीक है, वो कुछ इस टाइप की होती है। ठीक है, इसमें जो है अगला है हमारा नाइट्रोजनी क्षार। अब इसमें नाइट्रोजनी क्षार जो पाए जाते हैं वो दो प्रकार के नाइट्रोजन क्षार पाए जाते हैं, एक हमारा होता है प्यूरिन और दूसरा होता है हमारा पायरिमिडीन। ठीक, प्यूरिन में भी हमारे दो टाइप के क्षार होते हैं, एक को हम कहते हैं एडेनिन और दूसरे को हम बोलते हैं ग्वानिन। और पायरिमिडीन में भी हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक को बोलते हैं हम साइटोसिन और एक होता है हमारा थाइमिन। ठीक है, इतनी बात आ गई समझ में। अब चलते हैं आगे, अगला पॉइंट है, नाइट्रोजनी क्षारक एक विशिष्ट क्रम में जुड़े रहते हैं। अब ये जो नाइट्रोजनी क्षारक है, मतलब एडेनिन, ये जो हमने ए का मतलब ए को किससे डिनोट किया है, एडेनिन को, जी से किसको डिनोट किया है, ग्वानिन को, सी से साइटोसिन को और टी से थाइमिन को। अब नाइट्रोजनी क्षारक एक विशिष्ट क्रम में जुड़े रहते हैं। एक विशिष्ट क्रम क्या है इनका कि देखिए, एडेनिन तथा थाइमिन, मतलब एडेनिन तथा थाइमिन के मध्य दो हाइड्रोजन बॉन्ड, एडेनिन तथा थाइमिन के मध्य दो हाइड्रोजन बॉन्ड। आपको देखने को यहां पर जितनी मैंने एडेनिन को थाइमिन से जोड़ा है, मतलब एडेनिन हमेशा थाइमिन से ही जुड़ेगा, कितने बॉन्ड के द्वारा, दो बॉन्ड के द्वारा। ठीक है, जबकि साइटोसिन ग्वानिन से, मतलब साइटोसिन ग्वानिन से कितने बॉन्ड के द्वारा जुड़ता है, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा। आप इसमें देख लीजिए, एडेनिन हमेशा किससे, टी से यानी कि थाइमिन से जुड़ेगा डबल बॉन्ड के द्वारा, साइटोसिन ग्वानिन से जुड़ेगा ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा। अब इनका जो क्रम होता है, अब ये आप ये मत समझिए कि ए हमेशा टी से जुड़ेगा, अगर टी भी हमेशा जुड़ेगा ए से तो कितने बॉन्ड के द्वारा जुड़ेगा, डबल बॉन्ड के द्वारा, और जी जुड़ेगा सी से तो कितने बॉन्ड के द्वारा जुड़ेगा, 3 बॉन्ड के द्वारा ही जुड़ेगा। ठीक है, और हर एक मनुष्य में ये जो क्रम होता है, नाइट्रोजनी क्षारक का क्रम जो होता है वो एक निश्चित क्रम होता है। ठीक है, अगला पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है, जो कि डबल हेलिकल डीएनए का व्यास, ये जो डबल हेलिकल डीएनए का व्यास, मतलब यहां से लेकर
यहां तक की जो दूरी है वो कितनी होती है, 20 एंगस्ट्रॉम होती है। जबकि एक पूर्ण चक्र, अब एक पूर्ण चक्र जो होता है, मतलब एक पूर्ण चक्र मतलब यहां से लेकर यहां तक, ये पूरा कितना होता है, एक पूर्ण चक्र के अंतर पर, मतलब कितने, एक पूर्ण चक्र 34 एंगस्ट्रॉम, मतलब इसके पूर्ण चक्कर की जो लंबाई होती है वो होती है हमारी 34 एंगस्ट्रॉम। ठीक, के अंतर पर होता है। प्रत्येक चक्र में 10 जोड़ी न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। अगर आप इसको काउंट करेंगे तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब एक कुंडल या चक्कर में डीएनए के कितने नाइट्रोजनी क्षारक पेयर होते हैं, मतलब 10 जोड़ी नाइट्रोजनी क्षार पेयर के रूप में पाए जाते हैं, 10 जोड़ी क्षार पाए जाते हैं एक कुंडल में। और इसकी जो लेंथ होती है वो 34 एंगस्ट्रॉम होती है। अगला है, प्रत्येक अर्थात दो निकटवर्ती क्षारक युग्मों के मध्य 3.4 एंगस्ट्रॉम की दूरी होती है, मतलब एक ये जो दूरी है यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी है वो कितनी होती है, 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। ठीक है, अब ये पूरा क्या था हमारा डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। अगर आपको, अब इसमें कुछ पॉइंट्स आप इसमें एक्स्ट्रा अपनी तरफ से बढ़ा सकते हैं, जैसे क्या है कि ये जो मेन एक्सिस है इसको हम बोलते हैं सेंट्रल एक्सिस, जिसके चारों ओर दोनों चेन क्या लेती हैं, एंटी पैरेलल दिशा में या एक रस्सी की तरह ऐंठी हुई रहती हैं। ठीक है, ये क्या है हमारी, ये जो बोन पाई जाती है इसको हम बोलते हैं, ये जो है हमारे, इसको बोलते हैं सुगर फॉस्फेट बैकबोन। ठीक है, इसमें आप अपनी तरफ से भी 2-4 पॉइंट्स बढ़ा सकते हैं क्वेश्चन बड़ा करने के लिए। ठीक है, अगर इसमें से आपको कोई भी चीज समझ में नहीं आई है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, जिससे हम आपको और भी अधिक क्लियर करने की इसको कोशिश करेंगे। ठीक है, समझाने की कोशिश करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक था डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, वो इतना ही था। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही काफी है। बाय।